कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। अभी तक अपन ने रिवीजन किया था 152 सबसेक्शन 6 तक। अब अपन रिवीजन करने वाले हैं 152 सबसेक्शन 7 से लेके 160 तक। देन फोर्थ क्लिप जो रहेगी उसके अंदर 161 से लेके 172 तक का रिवीजन करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं 152 सबसेक्शन 7 किसके बारे में बोलता है। डीम रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। मैंने क्या बोला? डीम रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करता है। ध्यान से सुनना, पहला क्लोज आपके पर आ रहा है 152 सबसेक्शन 7 का। ध्यान से सुनना, किसी भी मीटिंग के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज होती है। मतलब किसी भी मीटिंग के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर वैकेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी मीटिंग के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर वैकेंट हो जाता है और उस मीटिंग के अंदर वापस उस रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं किया जाता है या उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता है। मैंने क्या बोला? वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने बोला आपको, किसी भी मीटिंग के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या होता है, रिटायरिंग डायरेक्टर को फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है या उसके प्लेस पे किसी अनदर पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता है। उस केस में जो भी मीटिंग है वो आपकी एडजॉर्न मतलब पोस्टपोन हो जाएगी नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट वीक का सेम डे एट ए सेम प्लेस और सेम टाइम। मैंने क्या बोला? अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फाइल्ड अप। मैंने क्या बोला? वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इट्स नॉट सो फाइल्ड अप एंड मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेस रिजोल्व नॉट टू फाइल द वैकेंसी। मेरे साथ विजुलाइज कीजिए। If the vacancy of the retiring director it's not so filed and the meeting has not expressed resolve not to file the vacancy। मतलब वैकेंसी जो रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज हुई है वो फाइल ही की या मीटिंग आधी अधूरी हुई या मीटिंग का कोई पर्पस अदर मीटिंग का कराने का पर्पस कोई अदर था। ठीक है, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? शेल स्टैंड एडजॉर्न मतलब पोस्टपोन हो जाएगी टिल सेम डे इन नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ध्यान से सुनता, जो नेक्स्ट वीक का जो सेम प्लेस होगा वो क्या होगा, सेम डे होगा, वो क्या होगा? अगर नेशनल हॉलीडे हुआ। मैंने क्या बोला? अगर नेक्स्ट वीक का सेम डे अगर नेशनल हॉलीडे हुआ तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजॉर्न हो जाएगी टिल नेक्स्ट सक्सेसिव डे विच इज़ नॉट ए हॉलीडे। मतलब मीटिंग वापस फर्दर एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे विच इज़ नॉट ए हॉलीडे एट ए सेम टाइम एट ए सेम प्लेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बात आती है बिफोर डीम रीअपॉइंटमेंट। ध्यान सुनना, जो नेक्स्ट वीक का जो डे है मतलब अर्जेंट मीटिंग है उसके अंदर भी वैकेंसी रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फाइल ली हुई है या मीटिंग आधी अधूरी हुई है या मीटिंग कराने का पर्पस कोई अदर था। नो, ठीक है, तो सरकार जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको ही मान लिया जाएगा कि वो उस अर्जेंट मीटिंग के अंदर रीअपॉइंट हुआ है। तो मैंने क्या बोला? इफ द अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो दैट द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फाइल। जो भी आपकी वैकेंसी है रिटायरिंग डायरेक्टर की वह फाइल नहीं करी है। एंड आ रहा है, ओ नहीं आ रहा, एंड द मीटिंग ऑल्सो नॉट एक्सप्रेस रिजल्ट नोट टू फाइल वैकेंसी। मीटिंग का पर्पस भी है कि नोट टू फाइल द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। तो रिटायरिंग डायरेक्टर शेल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द अर्जेंट मीटिंग। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि रिटायरिंग डायरेक्टर फर्दर रीअपॉइंट हुआ है और अर्जेंट मीटिंग का था। बट सरकार कुछ ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के एक्सेप्शन है। सबसे पहले वह रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड, कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए, फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए अगर वो रिटायरिंग डायरेक्टर क्या करता है? डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है। रिटायरिंग डायरेक्टर रिटर्न में कंपनी को रिटर्न में नोटिस कर दे देता है कि अब वह एक्ट नहीं करेगा एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला? वह डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है फॉर इस रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट। ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर कंपनी को नोटिस दे देता है कि अब वह एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी काम नहीं करेगा। थर्ड केस, जहाँ पे उसकी रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट, मेरी बात सुनना, जहाँ पर उसकी रीअपॉइंटमेंट, दो शब्द का याद आ रहा है, जहाँ पर उसकी रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है अंडर द कंपनीज एक्ट। मैंने क्या बोला? जहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है अंडर द कंपनीज एक्ट। और लास्ट एंड फाइनल, इफ एट मीटिंग, या तो उस मीटिंग के अंदर या किसी भी प्रीवियस मीटिंग के अंदर उसका जो रीअपॉइंटमेंट है, रिटायरिंग डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट
लॉस्ट हो चुका है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आई होप आपको क्लियर होगा। पहला पॉइंट, वह डिस्क्वालिफिकेशन करता है, वह रिटर्न में कंपनी को नोटिस दे देता है कि वह अब काम नहीं करेगा एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जहाँ पे स्पेशल और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है उसके अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट के लिए अंडर द कंपनीज एक्ट, और उस मीटिंग में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में या उसकी प्रीवियस मीटिंग में उसको री अपॉइंटमेंट के लिए उसका रिजोल्यूशन लॉस्ट हो चुका है। तो मेरे साथ 4 एक बार बोलिए, वह डिस्क्वालिफिकेशन करता है, वह रिटर्न में नोटिस दे देता है कंपनी को, वह कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है। सेकंड, वह रिटर्न में नोटिस देता है कंपनी को कि अब वह एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी काम नहीं करेगा, और जहाँ पे स्पेशल या ऑर्डर रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है उसकी अपॉइंटमेंट या उसके री अपॉइंटमेंट के लिए, या लास्ट एंड फाइनल उस मीटिंग के अंदर या उसकी प्रीवियस मीटिंग के अंदर उसको जो री अपॉइंट किया जाएगा रिटायरिंग डायरेक्टर को, उसके री अपॉइंटमेंट के लिए उसका जो रिजोल्यूशन है वो लॉस्ट हो चुका है। सरकार 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी विच इज ए नॉट ए लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जाम्पल SBI Bank is a listed company, listed government company, therefore 152 subsection 6 or 152 subsection 7 is applicable to SBI Bank Limited. Okay, तो मैंने क्या बोला, this section, particular section shall not be applied to government company which is not a listed company in which at least 51% of paid up share capital, at least 51% of share capital इज हेल्ड बाई, ध्यान से सुनना, पेड अप शेयर कैपिटल की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, और सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, जो ऊपर स्पेसिफाई ए के अंदर है उसकी गवर्नमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल SBI की कोई सब्सिडरी कंपनी है, दिस इज ए लिस्टेड कंपनी, तो उसके ऊपर 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 एप्लीकेबल होगा। सदाबहार कंडीशन है, सरकार कंपनी हैड नॉट कमिटेड ए डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट टू द रजिस्टर। आई होप आपको क्लियर होगा। 2 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी विच इज ए नॉट लिस्टेड कंपनी और in which at least 51% of share capital is held by CG or SG or combination of both, और subsidiary of such government company। जहाँ से सुनना है DIN नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं बोल सकते बट फॉर्म नंबर आपका MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। DIN नंबर का मतलब ये होता है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैंने क्या बोला, एक DIN नंबर क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अलॉटेड किए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को जो अपॉइंट होना चाहता है ऐसे डायरेक्टर और ऐसे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो अपॉइंट होना चाहता है, मतलब इंटेंडेड टू अपॉइंट या तो प्रपोज डायरेक्टर या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने क्या बोला, वापस सुनता। DIN का नंबर क्या है? DIN का मतलब क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो अलॉट किए गए, किसने अलॉट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिविजुअल को जो इंटेंडेड टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, 2 चीज, इंटेंडेड टू अपॉइंट प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनना, DIN के अंदर DPIN, मैंने क्या बोला, DIN के अंदर DPIN, डिजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उसको इशू कर रखे हैं अंडर LLP एक्ट। मैंने क्या बोला, DIN के अंदर DPIN, डिजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको LLP एक्ट के अंदर उसको इशू किए हैं, वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पर्सन के पास DIN नंबर अंडर सेक्शन 154 या एप्लीकेशन फॉर DIN नंबर अंडर सेक्शन 153 नहीं है तो वो कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट नहीं किए है DIN नंबर या एप्लीकेशन फॉर DIN नंबर, तो सरकार वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ये अपन डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर भी डिस्कस करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। DIN का नंबर मतलब क्या है? DIN का मतलब ये सरकार एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो अलॉट कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिविजुअल को जो प्रपोज डायरेक्टर बनना चाहता है या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी
फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जहाँ से सुना डीआईएन के अंदर डीपीआई जो एलएलपी एक्ट के अंदर अलॉट कर रखे हैं वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 152 सबसेक्शन 3 बोलता है आपको कि कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का जब तक उसके पास डीआईएन नंबर या डीआईएन एप्लीकेशन फॉर डीआईएन नंबर 153 नहीं है। कोई सा अब रूल्स की बात करेंगे तो रूल नंबर 9 आपके पास आ रहा है इस कोई सा भी पर्सन, रूल नंबर 9 इस प्रकार आ रहा है, कोई सा भी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का, मैंने कहा बोला कोई सा भी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है इंटेंडेड टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, वह DIR नंबर 3 क्या करेगा, इन फॉर्म नंबर DIR नंबर 3 अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ DIR नंबर अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब मैनर। मैंने क्या बोला, कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी कंपनी का तो इलेक्ट्रॉनिकली वह अप्लाई करेगा इन फॉर्म नंबर DIR 3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ DIR नंबर अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, वह DIR 3 उस फॉर्म को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन 102 आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट की साइट से 102 और 103 डाउनलोड करना पड़ता है, उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वापस आपको स्कैन करके वापस आपको जो लॉगिन ID पासवर्ड करके आपको सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन। वैसे इसमें क्या होता है, DIR 3 जो होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एक वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, मतलब एक पोर्टल क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर DIR 3 आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर उसको रिक्वायरमेंट फाइल करनी पड़ेगी, उसका साइन वगैरह डिजिटली सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या लगाना पड़ेगा, उसको खुद का फोटोग्राफ, ठीक है, उसका खुद का फोटोग्राफ, ठीक है, उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ओके, उसकी जो भी प्रूफ ऑफ रेसिडेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, और भी मतलब बहुत सारे राशन कार्ड का बिल हो गया, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोज इज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी, बोर्ड का रेजोल्यूशन और स्पेसिफाई सिग्नेचर वो भी ड्यूली वेरीफाई होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, उसको क्या करना चाहिए, इन फॉर्म नंबर DIR 3 उसको पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और अटैच करना पड़ेगा कॉपी एज वेल एज उसकी स्कैन कॉपी, ध्यान से सुना, उसके फोटोग्राफ, उसका फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज आधार कार्ड या पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोर्ड रेजोल्यूशन और उसके स्पेशल सिग्नेचर। ध्यान से सुनना, DIR 3 में उसको साइन करने पड़ेंगे, वो भी डिजिटली, और उसको वेरीफाई कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो कंपनी का, या उस MD हो गया, या CEO हो गया, या CFO हो गए। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई सा भी पर्सन अगर DIR कोई सा भी पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो उसको DIR नंबर 3 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म नंबर, DIR नंबर 3 में अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है सरकार, फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ DIR नंबर, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको डाउनलोड करना पड़ेगा DIR 3 फ्रॉम द पोर्टल, ठीक है, उसके साथ स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी, उसको फोटोग्राफ की, उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड की, राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल सिग्नेचर। फिर क्या करना पड़ेगा, DIR 3 उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साइन करने पड़ेंगे, वो भी डिजिटली सिग्नेचर होने चाहिए, और उसके और वेरीफाई कराना पड़ेगा वो भी डिजिटली बाय द कंपनी सेक्रेटरी और बाय MD बाय CEO और बाय CFO। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सरकार डायरेक्टर का, जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है उसका तो काम हो गया। अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सरकार 154 सेक्शन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉट करने पड़ेंगे DIR नंबर टू द एप्लीकेंट इन प्रिस्क्राइब मैनर। कब अलॉट करने पड़ेंगे, विद इन 1 मंथ, मैंने क्या बोला, विद इन 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलती है एप्लीकेशन की, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेंट को DIR नंबर अलॉट करने पड़ेंगे। रूल नंबर 10 अपन इसके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास DIR 3 आ गया, ठीक है, और उसको जो भी पेमेंट मिल, जो भी उसकी फीस थी रिगार्डिंग DIR 3 की, उसको फीस मिल गई। जैसे अपन आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन के साथ 1000 रुपीज़ की फीस लगाते थे, वैसे उसकी कुछ स्पेसिफाई फीस है DIR नंबर 3 के साथ, उसको फीस मिल गई, ठीक है।
फीस मिलने के बाद क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कुछ ऑफिसर्स है, नोएडा में कुछ ऑफिसर्स है नोएडा के अंदर, वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसकी एप्लीकेशन। ठीक है सरकार, आफ्टर वेरीफाई क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उसको अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है। अगर उसको अप्रूवल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको इंटीमेट करेगी बाय वे ऑफ लेटर ऑफ पोस्ट, by way of electronic or by way of any other mode within a 1 month from the date of from the receipt of application। मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी प्रिस्क्राइब मैनर में, प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब होता है रूल नंबर 10 के अंदर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 1 मंथ, कहाँ से सरकार मेरे साथ बोलिए, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जब भी उसको एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी। अब क्या करेगी, जो भी जैसे भी उसका DIR-3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसिप्ट किया या उसको उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट की, उसके बाद क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी उसकी एप्लीकेशन। अगर उसको अप्रूवल करना है तो वो क्या करेगी, इंटीमेट करेगी एप्लीकेंट को बाय वे ऑफ लेटर ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मोड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई ऑथेंटिकेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको पता चला कि वो एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट है, जो डायरेक्टर बनना चाहता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का, उसने एप्लीकेशन फाइल करी है, वो क्या निकल जाती है, डिफेक्टिव निकल जाती है, या उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल उसने फोटो लगाया, फोटो खराब निकल गया, या आधार कार्ड की प्रूफ की कॉपी नहीं लगाई, तो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन डिफेक्टिव निकलती है या इनकम्प्लीट निकलती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी जो वेबसाइट है, पर्टिकुलर वेबसाइट, उसको ईमेल के द्वारा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एप्लीकेंट को, सरकार कि आपकी ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है या आपकी कुछ डिफेक्टिव है, मतलब फ़ोटो ख़राब है या कुछ भी ख़राब है, तो कृपया इसको ठीक कीजिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और ऑल्सो एंड आ रहा और नहीं आ रहा, वेबसाइट पे उसको प्लेस करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, वेबसाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट नोटिफाइड कर रखी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उस वेबसाइट के अंदर उसको पोस्ट करना पड़ेगा, और ईमेल के द्वारा एप्लीकेंट को बोलना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। उस इंटीमेशन के, जब भी उसको इंटीमेशन मिला है उसके 15 दिनों के अंदर, मतलब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लेस किया है और जब भी उसको ईमेल मिला उसके 15 दिनों के अंदर उसको क्या कर रहा, उस एप्लीकेंट को डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और वापस उसको रीसबमिशन करना पड़ेगा। एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, डिफेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और उसको रीसबमिशन करना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर अंदर, जब भी उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लेस किया है वेबसाइट पे या ईमेल के द्वारा उसको इंटीमेट किया है। मैंने क्या बोला, वापस से बोल देता हूँ, 15 दिनों के अंदर अंदर उस एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा जो भी डिफेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बाय रीसबमिटिंग द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days प्लेसिंग ऑन वेबसाइट एंड ईमेल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार मैंने उसको इंटीमेट किया कि सरकार ये इन्फॉर्मेशन गलत है, फिर भी वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार उसको नोटिफाई कर दिया आप बाय वे ऑफ प्लेसिंग ऑन वेबसाइट एज वेल एज ईमेल के द्वारा कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत है, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन वापस फर्दर फाइल करता है, वो भी गलत है, वो भी क्या है, डिफेक्ट या गलत। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको नोटिफाइड किया सरकार है, आपकी इन्फॉर्मेशन डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, फिर भी वो रेक्टिफाई इन्फॉर्मेशन करता है, वो भी गलत करता है, तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन और डायरेक्ट करेगा एप्लीकेंट को, बोलेगा कि आप वापस फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो विथ कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि लगता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया फिर भी उसने वापस गलत इन्फॉर्मेशन दी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, रिजेक्ट कर देगा पूरी एप्लीकेशन और उसको बोलेगा सरकार कि आप वापस फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करो विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और विथ कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट को बाय वे ऑफ लेटर ऑफ पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड और किसी भी मोड के अंदर।
क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा उसके लिए। कोई सा भी मोड हो, चाहे वो लेटर ऑफ पोस्ट हो गया या आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, चाहे कोई सा भी मोड हो गया, चाहे ईमेल हो गया, चाहे वेबसाइट हो गया, ठीक है, सरकार इसके लिए कोई सा भी मोड ले सकता है। जो भी उसने रिजेक्ट करी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसकी जो भी फीस होगी वो ना तो रिफंड की जाएगी, न कोई एडजस्ट की जाएगी कोई से भी अदर एप्लीकेशन के साथ। मैंने क्या बोला, जो भी उसकी फीस जो भी उसकी रिजेक्ट करी है एप्लीकेशन, जो भी उसने फीस चार्ज करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी एप्लीकेशन ना तो उसको रिफंड होगी, मतलब जो भी फीस होगी एप्लीकेशन के साथ जो उसने फाइल की है जिस भी पर्सन ने, ना तो उसको रिफंड किए जाएगी, ना किसी अदर एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट की जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार मेरे साथ विजुलाइज कीजिए। DI नंबर 3 मिला, मैंने क्या बोला, DI नंबर 3 मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ऑथेंटिकेशन करना। अगर उसको लगता है कि सही है तो अप्रूवल कर देगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब लगता है कि गलत है तो वो बोलेगा कि एप्लीकेंट को इंटिमेट करेगा बाय प्लेसिंग ऑन वेबसाइट और ईमेल के द्वारा, और एप्लीकेंट विद इन 15 दिन, कब से 15 दिन लेना है, प्लेसिंग ऑन वेबसाइट एंड ईमेल। मैंने क्या बोला, प्लेसिंग ऑन वेबसाइट एंड ईमेल के 15 दिनों के अंदर उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी डिफेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और उसको रीसबमिट करनी पड़ेगी। और उसको क्या करनी पड़ेगी, रीसबमिट करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर भी लगता है कि जो भी उसने नोटिफाइड मतलब उसने जो इंटीमेट किया है एप्लीकेंट को, फिर भी एप्लीकेंट क्या करता है, इनकम्प्लीट या पार्शियली इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, सबमिट करता है, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है, तो उसको बोलेगा, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। उसको बोलेगा कि आप वापस से फर्दर फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कैसे इंटीमेट करेगा, कोई सा भी मोड हो, कोई सी भी मोड से एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, वो जो इंटीमेट करेगा कोई से भी मोड से वो इंटीमेट कर सकता है। और जो भी फीस वगैरह होगी ना रिफंड होगी ना एडजस्ट होगी किसी भी अदर एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। अब से ध्यान से सुनना, अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 2000 कंपनीज एक्ट 2013, मैंने क्या बोला, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 2013 जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने DI नंबर अलॉट कर रखा होगा किसी भी पर्सन को, वो मान लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही उसको अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 1956 में किसी पर्सन को DI नंबर अलॉट कर रखा है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही अलॉट किया गया है। और सरकार एक पर्सन के लिए एक DI नंबर ही वैलिड है, मतलब एक पर्सन 2 DI नंबर नहीं रख सकता, या 2 DI नंबर एक पर्सन के लिए नहीं हो सकते। मतलब फॉर एग्जांपल एक आधार कार्ड एक DI नंबर के लिए एक पर्सन के लिए देता है, एक पैन कार्ड एक ही पर्सन के लिए देता है, वैसे ही एक DI नंबर लाइफ टाइम एक पर्सन के लिए ही वैलिड रह सकता है। वह 2 DI नंबर नहीं रख सकता, या 2 DI नंबर एक पर्सन को नहीं मिल सकते। और ध्यान सुनना, लाइफ टाइम एक ही DI नंबर अलॉट कर सकते हैं। और सरकार 2 DI नंबर नहीं रखेगा, फिर क्या करेगा, डायरेक्टर इंटीमेट करेगा किसको, कंपनी को, जहाँ पे वो DI है। डायरेक्टर क्या करेगा, अब उसको DI नंबर मिल गया, अब वो क्या करेगा, जो उसको DI नंबर मिला है वो इंटीमेट करेगा, किसको इंटीमेट करेगा, कंपनी को। ये कंपनी को कौन सी कंपनी को, जहाँ पे वो डायरेक्टर है, ठीक है, या वह जहाँ पे डायरेक्टर बनना चाहता है, उन सारी कंपनी को क्या कर देगा, विद इन 1 मंथ, मैंने क्या बोला, विद इन 1 महीने फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ DI नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 महीने के अंदर, कहाँ से, रिसिप्ट ऑफ DI फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 महीने के अंदर कहाँ से, रिसिप्ट ऑफ DI फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करेगा कंपनी को जहाँ पे वो डायरेक्टर है, या वहाँ इंटीमेट करेगा सारी कंपनी में जहाँ पे वो डायरेक्टर बनना चाहता है। अब क्या करेगी कंपनी, का क्या काम है, फर्दर 15 दिनों के अंदर जो भी उसको इंटीमेशन मिलता है अंडर सेक्शन 156, जब भी कोई से भी कंपनी को इंटीमेशन मिलता है अंडर सेक्शन 156, वह फर्निश करेगी DI नंबर, उसके जितने भी डायरेक्टर उनका फर्निश करेगी DI नंबर टू द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिसर और अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 15 दिनों के अंदर जब भी उसको इंटीमेशन मिलता है अंडर सेक्शन 156,
वह क्या करेगी कंपनी, उसके जो भी DI नंबर, जितने भी डायरेक्टर के DI नंबर, उसको कहाँ फाइल करेगी, रजिस्ट्रार या ऑफिस या अथॉरिटी नोटिफाइड कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनना, फॉर्म नंबर DIR3C। मैंने क्या बोला, फॉर्म नंबर कौन सा होगा आपका, DIR3C। आपका जो भी पर्टिकुलर फॉर्म नंबर होगा मेरे पास विजुलाइज कीजिए, DIR3C। अभी तक अपन ने 2 फॉर्म डिस्कस किए, DIR3 जो 102 103 वाला है उसको इस तरह से याद करोगे, DIR3C, ठीक है गाइस। और सरकार पनिशमेंट, अगर पर्टिकुलर 157 सबसेक्शन 1 में अगर पनिशमेंट के लिए अगर वो कंप्लाई नहीं करता कंपनी या उसका ऑफिसर, ठीक है, कंपनी या उसका ऑफिसर ये 157 सबसेक्शन 1 कंप्लाई नहीं करता है तो क्या क्या पेनल्टी है, दोनों के लिए सेम पेनल्टी है, ठीक है। 25,000 रुपये फ्लैट है, मैंने क्या बोला, 25,000 रुपये तो फ्लैट है। और कंटिन्यूस बेसिस पे वो अगर गलती करती है कंपनी या उसका डिफॉल्टिंग ऑफिसर तो 100 रुपये पर डे, 100 रुपये पर डे आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूसली, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,00,000 रुपये। मेरी बात ध्यान से सुनना, पनिशमेंट अपन याद कर रहे हैं, 157 सबसेक्शन 1 के अंदर अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, मैंने कहा वाला 157 सबसेक्शन 1 कंप्लाई नहीं करते हैं, मतलब वही कंपनी अगर फेल्ड जो DI नंबर है जितने भी डायरेक्टर के वो फाइल करने में, रजिस्ट्रार या ऑफिसर जो भी नोटिफाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद इन 15 डेज अगर फाइल करने में क्या वो हो जाती है, फेल्ड हो जाती है, तो 25,000 रुपये तो फ्लैट कंपनी और उसके डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे, दोनों पे, ठीक है। कंटिन्यू अगर वो कंटिन्यू करते तो 100 रुपये हर दिन के लगेंगे आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, ठीक है। बट मैक्सिमम सरकार 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। हर पर्सन या कंपनी जो भी उसका रिटर्न या इन्फॉर्मेशन या कोई सी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह फाइल करेगी कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर है ना क्या करना पड़ेगा, जो भी डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर के आगे DI नंबर अलॉट करने जरूरी है, मतलब DI नंबर लिखने मेंशन करने जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो अपन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर डायरेक्टर के सिग्नेचर या कुछ भी आते हैं तो उसके अंदर DI नंबर करके आता है, मतलब जहाँ जहाँ भी अगर डायरेक्टर का नाम आता है, कोई सा भी रिटर्न या इन्फॉर्मेशन या कोई सी भी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी सबमिट करती है कंपनी किसी भी अथॉरिटी या रजिस्ट्रार को, तो उसके साथ में क्या करता है, अगर डायरेक्टर का नाम आता है तो उसका पर्टिकुलर DI नंबर लिखना कंपलसरी है। 159 बोलता है आपको 152, 155 और 156 की पेनल्टी के बारे में। अगर 152, 155 और 156 में कंपनी फेल्ड हो जाती है कंप्लाई करने में तो सरकार 50,000 रुपये तक की पेनल्टी, और कंटिन्यू बेसिस पे रही तो 500 रुपये पर डे, कंटिन्यू बेसिस पे रही तो 500 रुपये पर डे, ठीक है। तो 25,000 वहाँ थी, बट 25,000 157 में थी, 25,000 157 में थी, और 100 रुपये पर डे था, मैक्सिमम 1,00,000 रुपये। यहाँ पे 50,000 है, 2 गुना है, ध्यान से सुनना, और 500 रुपये पर डे, मैंने क्या बोला, 25,000 रुपये, 100 रुपये पर डे, और मैक्सिमम 1,00,000, मैंने क्या बोला, 25,000 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1,00,000। यहाँ पे 50,000 500 रुपये पर डे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 25,000 25,000 25,000 उसका 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1,00,000, और यहाँ पे 50,000 50,000 के बाद 500 रुपये पर डे, देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप बात आती है कैंसिलेशन, जो भी कैंसिलेशन करते हैं ना, रूल नंबर 11 कैंसिलेशन का है, उसके अंदर क्या बोलता है, कैंसिलेशन बोलो आप, सरेंडर बोलो आप, डीएक्टिवेशन बोलो या रीएक्टिवेशन करना DI का, सेंट्रल गवर्नमेंट या RD मतलब रीजनल डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न रीजन ऑफ नोएडा, मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर ऑफ नोएडा और एनी अदर ऑफिसर अथोराइज बाय द रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उनको जो भी एप्लीकेशन वगैरह मिलती है इसके अगेंस्ट के अंदर अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस रिगार्डिंग कैंसिलेशन या डीएक्टिवेशन ऑफ DIN, और क्या क्या सर्टिफिकेशन की क्या क्या पर्टिकुलर लिमिट, मतलब अपन को क्राइटेरिया दे रखे, वो है कि उसको लगता है कि DIN क्या है, डुप्लीकेट है, DIN इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन के पास 2 DIN नंबर है,
या DIN जो भी अलॉट किया है वो मतलब जो भी ऑब्टेन किया है किसी भी पर्सन ने वो रॉन्गफुली मैनर या फ्रॉडली मैनर्स में ऑब्टेन किया है, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट या RD ऑफ नोएडा या एनी अदर ऑफिसर नोटिफाइड बाय द या अथोराइज बाय द RD मतलब रीजनल डायरेक्टर ऑफ नोएडा, ठीक है, उसको क्या मिलती है, एप्लीकेशन मिलती है रिगार्डिंग कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ DIN। कौन कौन से क्राइटेरिया है, उनको लगता है कि एप्लीकेशन किस किस केस में मिलती है या क्या क्या क्राइटेरिया है कि DIN फाउंड टू बी डुप्लीकेट, DIN क्या है, डुप्लीकेट है, या DIN ऑब्टेन किया रॉन्गफुली मैनर में ऑब्टेन किया है, या जिस पर्सन को DIN नंबर अलॉट किया जाता है उस कंसर्न पर्सन की डेथ हो जाती है। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करोगे, DIN डुप्लीकेट है, DIN रॉन्गफुली मैनर में उसने ऑब्टेन किया है किसी भी पर्सन ने। थर्ड, जो भी जिस भी इंडिविजुअल को DIN नंबर अलॉट किया है उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, और DIN नंबर जिस पर्सन को अलॉट किया है वो पागल डिक्लेयर किया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है, या जो भी पर्सन जिसको DIN नंबर अलॉट कर रखा है वो दिवालिया हो जाता है। तो 5 चीज, DIN फाउंड टू बी डुप्लीकेट, DIN ऑब्टेन किया रॉन्गफुली मैनर, मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए, DIN फाउंड टू बी डुप्लीकेट मतलब एक ही पर्सन को 2 DIN नंबर अलॉट कर रखे हैं, DIN रॉन्गफुली मैनर में अलॉट किया है या ऑब्टेन किया है किसी भी पर्सन ने, किसी भी पर्सन जिसको DIN दे रखा है उसकी डेथ हो जाती है, पागल डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट ने, या वह दिवालिया हो जाता है। और छठा केस जिस पर्सन को DIN दे रखा है वह DIN क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या RD ऑफ नोएडा को सरेंडर कर देता है इन फॉर्म नंबर DIR 5 में। कहाँ, कौन कौन सा फॉर्म, DIR 5 के अंदर, मेरे साथ विजुलाइज कीजिए, DIR 5 के अंदर वो सरेंडर कर देता है और वो डिक्लेरेशन दे देता है कि वह अब अपॉइंट नहीं होगा ऐसे डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, ठीक है सरकार, तो वह उसका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेशन हो जाएगा, एक्टिवेट या कैंसिल हो जाएगा उसका DIN नंबर। तो 6 केस मेरे साथ बोलना, DIN डुप्लीकेट है, DIN ऑब्टेन किया रॉन्गफुली मैनर में, डेथ हो जाती है जिस कंसर्न इंडिविजुअल की, पागल डिक्लेयर कर रखा है कोर्ट ने, जिस पर्सन को DIN दे रखा है वो दिवालिया हो जाता है, वह खुद अप्लाई करता है कि अब उसको DIN की ज़रूरत नहीं है मतलब सरेंडर कर देता है इन फॉर्म नंबर DIR 5। कौन सा फॉर्म नंबर, DIR 5, ठीक है, और डिक्लेरेशन दे देता है कि वह अपॉइंट नहीं होगा किसी भी कंपनी का अब जीवन भर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट या कैंसिल हो जाएगा। अब सरकार किसी भी पर्सन ने, अब क्या डिस्कस करना है कि किसी भी पर्सन ने फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग DIN नंबर अप्लाई कर रखा है इन फॉर्म नंबर DIR 3, अगर उसके अंदर उसको चेंज करवाना है, सपोज उसको कोई गलती हो गई, जैसे उसका नेम डाला तो नेम के अंदर कोई मिस्टेक हो गई या कुछ किसी भी पर्टिकुलर में उसको चेंजेस करवाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका दोगुना, उसका क्या करना पड़ेगा कि दोगुना मतलब DIR नंबर 6 में उसको क्या बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जब भी चेंज आता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा DIR नंबर 6। मैंने क्या बोला, किसी भी इंडिविजुअल जो जिसको अलॉट कर रखा है DIN नंबर, ठीक है, और उसने अप्लाई कर रखा है इन फॉर्म नंबर DIR 3, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। जब जैसे कोई चेंज हुआ उसके 30 दिनों के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर DIR 6, मतलब उसका दोगुना। DIR 3 के लिए उसने अप्लाई किया था फर्दर, और उसको चेंजेस के लिए उसका दोगुना मतलब DIR 6 में फाइल करना पड़ेगा। वो सेम प्रोसीजर, उसको DIR 6 डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टल से, जो भी कहाँ पे भी चेंज आया है उसको अटैच करना पड़ेगा स्कैन कॉपी के साथ साथ में। ध्यान से सुनना,
जो भी DIR6 है उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, तीनों में से किसी के भी ड्यूली सिग्नेचर, उसको डिजिटली सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे और फिर एप्लीकेशन वापस सबमिट करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, DIR6 उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको चेंजेस जहाँ हैं उसके स्क्रीन कॉपी वगैरह सब सबमिट करनी पड़ेगी। उनके 3 जनों के मतलब किसी भी 3 जनों के चाहे चार्टेड है, चाहे CS हो, चाहे CMA हो, डिजिटल सिग्नेचर करा, वो ध्यान रखना प्रैक्टिस में होना चाहिए। और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। 6 लास्ट कंसर्न ये है कि वही नोएडा या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी एप्लीकेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो भी इंडिविजुअल है, लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो भी इंडिविजुअल है अगर वो इंटीमेट करेगा चेंज, जब भी कोई चेंजेस आ जाता है DIR नंबर 3 या उसके DIR से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन में, उसको कंपनी को जहाँ पे वो डायरेक्टर है या जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके जैसे चेंज आता है उसके 15 दिनों के अंदर उसको कंपनी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि सरकार मेरे नाम में चेंज आया, मेरे पर्टिकुलर मेरी जाति में चेंज आया, तो उसको 15 दिनों के अंदर अंदर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को जहाँ पे वो डायरेक्टर है या जहाँ पे डायरेक्टर बनना चाहता है, 15 दिनों के अंदर अंदर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं पे भी कोई सी भी इन्फॉर्मेशन अगर उसको चेंज करानी है इन फॉर्म नंबर DIR3 तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। कब अप्लाई करना पड़ेगा, इन फॉर्म नंबर DIR6 विदिन 30 डेज। जब भी चेंज अकर होता है उसका 30 दिनों के अंदर अंदर कब अप्लाई करना पड़ेगा, वही DIR6 डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको ड्यूली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। कहाँ से, चार्टेड अकाउंटेंट या CS या CMA जो प्रैक्टिस में होना जरूरी है, और एप्लीकेशन फिर सबमिट करना पड़ेगा DIR6, ठीक है। ऑल्सो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को 15 दिनों के अंदर, जो भी चेंजेस आते हैं उसके 15 दिनों के अंदर अंदर उसको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। गाइस 160 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आता है जनरली एग्जामिनेशन में, ध्यान से सुनना। लास्ट सेक्शन फॉर पर्टिकुलर रिवीजन क्लिप, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। मतलब मैंने क्या बोला, ये जो 160 है वो पर्टिकुलर रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ गया, सब पे एप्लीकेबल होगा। जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको छोड़ के सब पे जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है या पर्टिकुलर बनना चाहता है उस पर एप्लीकेबल होगा। अब क्या करेगा, ये क्या क्या करेगा इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 13 आपको इसके साथ डिस्कस करना है। मैंने क्या बोला, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 160, ये हर पर्सन जो चाहे वो एडिशनल हो, अल्टरनेट हो, नॉमिनी हो, सब पे अप्लाई होगा। बट सरकार जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है विच इज़ नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है, उसको एटलीस्ट 14 डे बिफोर जो भी मीटिंग होती है जिसमें वो डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होता है, उसके 14 डेज बिफोर उसको क्या मिलना चाहिए, कंपनी के द्वारा नोटिस मिल जाना चाहिए। कंपनी के द्वारा नोटिस मिल जाना चाहिए एटलीस्ट 14 डेज बिफोर कि सरकार आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। उसका जिस मीटिंग में वो डायरेक्टर बनेगा या रेजोल्यूशन पास होगा पर्टिकुलर उस मीटिंग के 14 डेज बिफोर उसको क्या मिलेगा, नोटिस मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हो आप ऐसा, 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी फॉर दैट, उसको 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और हायर भी हो सकती है, वो क्या कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी, मतलब सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए अप्लाई नहीं होगा। किस किस केस में अप्लाई नहीं होगा, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंट कर रहे हो तो नहीं होगा। और जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वह कहाँ रिकमेंडेशन करती है, NRC जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी है, वो क्या करती है, रिकमेंडेशन करती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट होगा डायरेक्टर, ठीक है। जहाँ पे NRC, जिस कंपनी पे NRC एप्लीकेबल नहीं है और जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन हमारा डायरेक्टर बनेगा, इस पोस्ट पे डायरेक्टर बनेगा, तो वहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा 1 लाख रुपए, और सच अमाउंट इसमें भी प्रिस्क्राइब, सच हायर अमाउंट। ध्यान से सुनना, 3 केस यहाँ पे है जहाँ पे डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं। सबसे पहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में अपॉइंटमेंट करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जहाँ पे अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन करेगा NRC, और जहाँ पे NRC नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन करेगा अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर क्या करेगी कंपनी, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, 14 डे बिफोर तो उसको नोटिस दिया, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इन्फॉर्म करेगी मेंबर्स को
इंडिविजुअल नोटिस दे देगी हर मेंबर्स को, या तो ईमेल के थ्रू दे, ठीक है, ईमेल के थ्रू इंटीमेशन नोटिस दे देगी हर मेंबर्स को कि ये पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, और वेबसाइट पे एंड वेबसाइट पे भी प्लेस करेगी, मतलब इंटीमेट करेगी हर पर्सन को जो मेंबर्स है कंपनी का एटलीस्ट 7 डे बिफोर, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 7 डे बिफोर इंटीमेट करेगी इलेक्ट्रॉनिकली बाय वे ऑफ ईमेल, ठीक है, और प्लेस कर देगी, ऑल्सो प्लेस ऑन अ वेबसाइट, जो भी कंपनी की वेबसाइट है उस पर प्लेस कर देगी। उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि सरकार ये दोनों चीज़ देने की, जो अपन ने पढ़ा ना कि नोटिस, इंडिविजुअल नोटिस देगा बाय वे ऑफ ईमेल या वेबसाइट पे प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका जो लोकल न्यूज़पेपर है उसकी लोकल लैंग्वेज में वह छपवा देगी इस पर्टिकुलर, मतलब उस लोकल न्यूज़पेपर में वह प्रिंट करवा देगी, ये पर्टिकुलर पर्सन इस दिन को इस मीटिंग के दिन ये अपॉइंट होगा, और एंड एटलीस्ट वन जो भी वहाँ पे जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है ना सर्कुलेट होता है, दिस इज ए इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो एक पर्टिकुलर एटलीस्ट वन इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेट इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो सरकार ये जो 2 रिक्वायरमेंट है वो किस किस पे कौन किस पे एप्लीकेबल, ये जो 2 रिक्वायरमेंट है वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, जहाँ पे कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में, तो राजस्थान की लोकल न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल मारवाड़ी है, मारवाड़ी न्यूज़पेपर अगर सर्कुलेट होता है तो एटलीस्ट वन मारवाड़ी न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी मारवाड़ी लैंग्वेज में, जहाँ पे जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट कर दे। और जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जयपुर में सर्कुलेट होता है, तो एटलीस्ट वन इन न्यूज़पेपर, मतलब एटलीस्ट वन इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेट इन दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रिफंड करना पड़ेगा डिपॉजिट, जो भी कंपनी को 1 लाख रुपए जिस डायरेक्टर से रिफंड मिला, जो भी डिपॉजिट मिला उसको रिफंड करना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टर एटलीस्ट 25% अगर वोट, मतलब जैसे वो पर्टिकुलर मैं भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और एटलीस्ट 25% वोट मेरे फेवर में आ गए कि मुझे डायरेक्टर बनाओ, तो मुझे क्या, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा डिपॉजिट। सरकार अगर मैं 25% से कम वोट फेवर में लेके आया तो कंपनी के ऊपर है कि वो मुझे रिफंड करेगी कि नहीं करेगी, वो कंपनी के डिसीजन पे है। तो ध्यान से सुना, यहाँ पे डायरेक्टर के बारे में चाहे एडिशनल हो, अल्टरनेट हो, या नॉमिनी हो, या कैजुअल वैकेंसीज हो, सब पे अप्लाई होगा। ध्यान से सुना, बस थोड़ा सा जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उसका कसर नहीं। अब निधि कंपनी के अंदर 10,000 रुपये वो है, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये है। मैंने कहा बोला निधि कंपनी के अंदर 10,000 रुपये डिपॉजिट अमाउंट है। और ध्यान से सुनना, जो भी सेक्शन 8 कंपनी है, मैंने कहा बोला सेक्शन 8 कंपनी है, जो अगर कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का, और वह फेल्ड हो जाता है, मतलब वो फेल्ड हो जाता है, एटलीस्ट 25% वोटिंग जो भी 25% वोटिंग उसके फेवर में कि सरकार वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो फेल्ड हो जाता है कि 25% जो भी वोट है उसके फेवर में आने से, तो उसको जो भी 1 लाख रुपए उसको रिफंड करना है या नहीं करना है, फोरफिटेड करना है, वो कौन सोचेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेगा। मैंने क्या बोला, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल डिसाइड वेदर द डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख इज टू बी फोरफिटेड और रिफंडेबल इफ ए पर्सन प्रपोज इज ए डायरेक्टर फेल टू सिक्योर मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, सरकार पर्टिकुलर सेक्शन जो 160 है वो अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड करेगी सीजी और एसजी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्सिडरी ऑफ अबाउ गवर्नमेंट कंपनी। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे एंटायर शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करेगी, सीजी एसजी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्सिडरी ऑफ अबाउ गवर्नमेंट कंपनी। और सरकार जो भी प्राइवेट कंपनी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेक्शन 8 कंपनी, मैंने क्या बोला सेक्शन 8 कंपनी उस, बट सरकार सेक्शन 8 कंपनी के लिए कंडीशन है कि उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि जो भी डायरेक्टर होगा 160 के अंदर जो भी डायरेक्टर होगा उसका कैसे जो भी वोट होंगे वो कैसे होंगे, वो जो भी डायरेक्टर या इलेक्ट होगा बाय बैलेट होगा। मैंने कहा बोला डायरेक्टर उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल में लिखा होना चाहिए जो भी डायरेक्टर इलेक्ट होगा वो बाय बैलेट होगा। सदाबहार कंडीशन, सरकार अगर वो
बट सरकार एक कंडीशन है, ये तीनों चारों कंपनी के लिए, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो जिसमें आर्टिकल में लिखा होगा इलेक्टेड जो भी डायरेक्टर उसको इलेक्ट करेंगे बाई बैलेट, कि अगर ये चारों कंपनी फेल्ड नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में, तो पर्टिकुलर फटाफट 160 रिवाइज करोगे, विजुलाइज करोगे। जो भी पर्सन अदर देन रिटायर्ड डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर उसको नोटिस मिलना चाहिए, और 1 लाख रुपए वो क्या करेगा, डिपॉजिट देगा। उसको मेरे साथ बोलते चाहिए, उसको 14 डे बिफोर क्या मिलेगा, नोटिस मिलना चाहिए कंपनी के द्वारा। मैंने क्या बोला, 14 डे बिफोर नोटिस मिलेगा कंपनी के द्वारा। मेरे साथ विजुलाइज कीजिए और बोलते जाइए गाइस, 14 डे बिफोर उसको क्या मिलना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए कंपनी के द्वारा, और उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा 1 लाख रुपए, और सच हायर अमाउंट इसमें भी प्रिस्क्राइब। बस 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे उसको डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, या डायरेक्टर को रिकमेंडेड करती है एनआरसी, या डायरेक्टर रिकमेंडेड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ एनआरसी इज नॉट कंस्टिट्यूट। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा है। 3 चीज़ जहाँ पे डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एनआरसी अगर डायरेक्टर रिकमेंड करती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करती है, जहाँ पे एनआरसी कंस्टिट्यूट, जिस कंपनी पे एनआरसी कंस्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, एटलीस्ट 7 डे बिफोर क्या करेगी, जनरल मीटिंग नोटिस दे देगी मेंबर्स को बाय वे ऑफ ईमेल, और प्लेस कर देगी वेबसाइट पे, नोटिस देगी एटलीस्ट 7 डे बिफोर जनरल मीटिंग। नोटिस देगी किस किस को, एक तो किस किस को नोटिस देगी, मेंबर्स को बाय वे ऑफ ईमेल, और प्लेसिंग करेगी वेबसाइट। बट ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर वह एडवर्टाइजमेंट कर देती कहीं पे भी लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है, और एटलीस्ट वन इन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, ठीक है गाइस। रिफंड डिपॉजिट, अगर कोई सा भी डायरेक्टर उसके फेवर में 25% वोटिंग उसके फेवर में आ जाता है, कि वो पर्सन कि पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, उसके 25% वोटिंग में अगर वोट्स फेवर में आ जाते हैं, तो सरकार उसको रिफंड किया जाएगा डिपॉजिट। अदरवाइज वो कंपनी की चॉइस है कि वो डिपॉजिट रिफंड करेगी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर के लिए कोई सा भी डायरेक्टर हो, एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, सब पे सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई होगा। निधि कंपनी के लिए डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये है। सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा सेक्शन 8 कंपनी में, अगर कोई सा भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है और उसको वह फेल्ड हो जाता है 25% वोटिंग राइट, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि उसको 1 लाख रुपए रिफंड करना है या फोरफिटेड करना है। पर्टिकुलर सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी वेयर द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय 100% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्सिडरी ऑफ अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सरकार सेक्शन 8 कंपनी। और बट सरकार सेक्शन 8 कंपनी के लिए कंडीशन है कि उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि डायरेक्टर इलेक्ट होंगे बाई बैलेट, डायरेक्टर इलेक्ट होंगे बाई बैलेट, डायरेक्टर इलेक्ट होंगे बाई बैलेट, और सदाबहार कंडीशन कि सरकार कंपनी, ये चारों कंपनी फाइल नहीं मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट फाइल करने में फेल्ड नहीं होने चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर।